नमस्कार साथियों, फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अनअकैडमी क्लास का यह दूसरा वीडियो मेरा जो है। और मैंने पहले वीडियो में साथियों कहा था कि पीटी से संबंधित एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इससे बहुत ही आप लोगों को सहायता जो है वह मिलने वाला है। साथी मैंने यहाँ पर कट पॉइंट लिखा है, सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कट ऑफ मार्क्स मैंने यहाँ लिख दिया है। टोटल रिजल्ट कितना दिया गया था, 60 से 62 में इतना, 63 में इतना, 64 में इतना और 65 में इतना। उसके बाद मैंने पहला वीडियो में कहा था कि इतिहास, समसामयिक घटना और समान विज्ञान, इस पर ज्यादा पकड़ हम लोगों को बनाना है। और इस पर अगर हम लोग पकड़ बनाते हैं तो सफलता जो है वह निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने 3 विषय यहाँ लिख दिया है। इतिहास, इसकी तैयारी कैसे करेंगे पीटी के लिए, समसामयिक घटना करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे और समान विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे, जिससे रिजल्ट जो है 66वीं बीपीएससी में निश्चित रूप से हम लोगों को हो जाए। तो पहले आप यहाँ एक आइडिया लीजिए, जो मैंने कट पॉइंट यहाँ पर साथियों निर्धारित किया है। जैसे यहाँ जनरल मैंने लिखा है, यह मेल, यह फीमेल, यह जो आप देख रहे हैं यह मेल या फीमेल, पुरुष और महिला। यहाँ पर मैंने लिखा है 60 से 62, 60 से 62वीं बीपीएससी, 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी। और जनरल में आप यहाँ अगर देखें पुरुष में तो यहाँ 97 है और यहाँ 96 है और यहाँ 97, फिर यहाँ 97। रिजल्ट आप देखिएगा 7927, लगभग 8000, 4252, 19109, 6517। लेकिन यहाँ कट पॉइंट में लगभग एक जैसा दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर एक कम जो है वह हुआ 1 नंबर। उसी तरह से जनरल में महिला में आप देखिएगा तो 86, यहाँ आकर के बढ़ रहा है 91। तो यह समान वर्ग की महिला का कट पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखलाया है साथियों। अब ईडब्ल्यूएस यहाँ पर स्वर्ण आरक्षण जो 10% दिया गया है अगली जातियों के लिए, तो यह 65 बीपीएससी में आकर के लागू हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखला दिया है। तो 65वीं बीपीएससी में जो 10% आरक्षण स्वर्ण जाति को दिया गया है अगली जाति को, तो आप यहाँ देखिए पुरुष में यहाँ 92 जो है वह दिखलाई दे रहा है और महिला का 87। मतलब यहाँ पर अगर समान वर्ग में पुरुष देख रहे हैं तो 97 है और स्वर्ण आरक्षण का जिनको लाभ मिला है उनका 92 नंबर यहाँ हो गया है। महिला का यहाँ 91 है और यहाँ आरक्षण जो मिला है महिला का तो वहां 87 जो है वह कट पॉइंट हो गया है। अब एससी यहाँ पुरुष और एससी यहाँ महिला, तो आप देखिए थोड़ा बहुत यहाँ 3 परीक्षा में यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ यह 83, 84, 85, लेकिन यहाँ आकर के बढ़ रहा है। तो कुछ वर्ग में बढ़ रहा है, जैसे 85 से यह 89 हो गया, तो रिजल्ट यहाँ 6517 दिखलाया जा रहा है। उसी तरह से अगर आप महिला का देखेंगे तो 75, यह 60 से 62 में, 73, 63 में, 69 और 79, 64 और 65 में। साथियों यहाँ 69 है 64 बीपीएससी में, लेकिन 10 अंक यहाँ बढ़ जा रहा है 65वीं बीपीएससी में। तो बहुत बड़ा यह गैपिंग जो है वह दिखलाई पड़ रहा है।
तो ये अनुसूचित जाति, अब यहाँ अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला मैंने लिखा है, तो पुरुष का 60 से 62 में 89, 63 में 89, 64 में 89 और 65 में 89। तो चाहे रिजल्ट घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, कट पॉइंट यहीं पर रुका हुआ है। महिला में आप देखिएगा तो 78, 78, 80 और 89 यहाँ पर ज्यादा ग्राफिंग हो गया। 80 के बाद एक बार यहाँ 89 पर आकर के दिखलाई दे रहा है, तो स्तर अब बढ़ रहा है, क्वेश्चन का स्तर बढ़ाया जा रहा है। तो उसी तरह से विद्यार्थी अपने पढ़ाई के स्तर को, अपनी तैयारी के स्तर को भी बढ़ा रहे हैं। आपको भी वही करना होगा, क्योंकि इसीलिए मैं यह लेकर के आया हूं आप लोगों के पास कि आप यह नहीं सोचें कि पहले इतना अंक अब इतना अंक, तैयारी को और ऊंचा ले जाइए, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है वह हो जाए साथियों। अब यहाँ पर आप ईबीसी मेल और एबीसी फीमेल देखिए। जैसे पुरुष का अत्यंत पिछड़ा जाति तो 60 से 62 में 89, 63 में 88, 64 में 90 और 65 में यहाँ 92 आया है। 89 है, एक अंक यहाँ घट रहा है, एक अंक यहाँ बढ़ रहा है। देखिए 4252 जब रिजल्ट है तो 88 कट पॉइंट है, यहाँ 78 कट पॉइंट है, यहाँ 80 हो गया है। लेकिन 19,109 यहाँ रिजल्ट दिया गया था 64 में, जिसमें सीट बहुत अधिक था और मुख्य परीक्षा इसकी हो गई है, रिजल्ट आने वाली है। फिर भी यहाँ कट पॉइंट एक बढ़ जाता है। जैसे हम लोग नए अगर कोई है तो अंदाजा लगाते हैं कि 500 सीट आया, 90 कट पॉइंट है, 1500 सीट आ जाएगा तो कट पॉइंट 80 हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। 4252 के 4.5 गुना लगभग यहाँ रिजल्ट है, फिर भी कट पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अंक यहाँ बढ़ा हुआ है। दूसरा 90 से 92 यहाँ हो जाता है, जबकि रिजल्ट मात्र 6517 ही दिया गया है। उसी तरह से महिला में आप देखिएगा तो 75, 63 में 77, 64 में 76 और 65 में 86, 76 और 86 यहाँ हम लोग ज्यादा अंतर देख रहे हैं। इस बार 65 का जो रिजल्ट आया है और जो कट पॉइंट निकल करके सामने आया है साथियों, तो उस आधार को बना करके तैयारी करना है, चाहे आप महिला हो चाहे वो पुरुष हो। पिछड़ी जाति में पुरुष का यहाँ दिया गया है और पिछड़ी जाति में महिला का यहाँ दिया गया है। तो पिछड़ी जाति में पुरुष का देखिए 60 से 62 में 93, 63 में 93, 64 में 93 और 65 में 94, एक अंक यहाँ बढ़ रहा है। रिजल्ट भले 7,927 ही है, 4252 है, 93 है, 19,109 है, फिर भी 93 है, 6517 है तो 94 यहाँ हो जाता है। महिला का आप देखें 81, 84, 82 और यहाँ बढ़ रहा 88, बहुत ऊपर चला गया है। 88 कट पॉइंट है पिछड़ी जाति की महिला का, और पिछड़ी जाति की महिला का जो 3% आरक्षण पहले से दिया जाता रहा है, यहाँ 78 है, यहाँ 79 है और 65 में हम लोग आके देख रहे हैं तो यह 86 हो गया है साथी। तो इसी को आधार बना करके महिला कैंडिडेट जो हैं वह तैयारी करें। उसके बाद यह दिव्यांग लोगों को दिया गया है और यह फ्रीडम फाइटर है। तो दिव्यांग लोग आप देख रहे हैं 74, 72, 83, 81, फिर यह 74, 63, 84, 50, 82। उसी तरह से 82, 81, 89, 53, 88। तो यह कट पॉइंट यहाँ इसलिए दिखलाया गया कि रिजल्ट की तुलना अगर आप करते हैं और उसको आधार बना करके हम लोग अगर तैयारी करते हैं तो उस तरह से हम लोगों को तैयारी नहीं करना है,
क्योंकि आपके सामने यह स्पष्ट मैंने खाका रखने का प्रयास किया है, लेवल जो है परीक्षा का अब बढ़ गया है और परीक्षा में सवाल जो आ रहे हैं वह पहले के जैसा सवाल नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन आसान रहता था। इसीलिए आपको अपने लेवल को बढ़ाना होगा। आप यह कैटेगरी मैंने लिखा है, इसके अनुसार आपको तैयारी करना ही नहीं है। इसलिए नहीं करना है कि जब तक आप तैयारी के लेवल को आगे नहीं बढ़ा देंगे, रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। मैं ये जो आरक्षण दिया गया है उन लोगों से कहना चाहता हूं, आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, कि आप समान श्रेणी को मान करके तैयारी कीजिए। जो आरक्षण में नहीं है, समान वर्ग के हैं, उनको तो करना ही है, क्योंकि उनको तो औरों से आगे जाना है, ज्यादा मेहनत करना है। अब उसी में स्वर्ण आरक्षण जिनको दे दिया गया है, तो वह लोग भी यह नहीं समझे कि हमको स्वर्ण आरक्षण 10% मिल गया है और कट पॉइंट यहाँ कम आ रहा है, तो उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। ऐसा तैयारी नहीं किया जाता है। वहां पर यह सोच करके तैयारी किया जाता है कि हम हर हाल में 105 का आंकड़ा जो है वह पार कर जाए। हर हाल में 100 और 105 के बीच में निश्चित रूप से जो आयोग आंसर जारी करता है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। आप देखते होंगे कि हर बार आयोग 5 से 10 क्वेश्चन इधर उधर जो है आंसर दे दिया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। तो अगर आपका सही भी है लेकिन विशेषज्ञ टीम वहां देती है तो आयोग का ही आंसर माना जाएगा। संवैधानिक संस्था है तो वह जो आंसर देगी उसी को माना जाता है, और अब तक यही मान करके परीक्षा भी होता है। तो आप आयोग के द्वारा जारी किए गए आंसर के अनुसार 100 से 105 के बीच में अगर ला देते हैं, बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। और वह दर्शा रहा है यहाँ पर कि 100 के इर्द गिर्द ही, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, 100 के इर्द गिर्द ही यह कट पॉइंट जो है, कट मार्क्स जो है वह दिखलाई दे रहा है। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा इसको देख लेने से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप, कि हमको किस स्तर का, किस लेवल का तैयारी जो है वह करना है। एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, हालांकि दोहराने की जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन अगर 100 और 105 का आंकड़ा पार करना है बीपीएससी पीटी में, 66वीं बीपीएससी पीटी में, तो यह 3 विषय, इतिहास, समसामयिक घटना और समान विज्ञान पर पकड़ आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जब तक इस तीनों विषय पर मजबूत पकड़ नहीं करेंगे, रिजल्ट जो है वह नहीं होगा, आप छूट जाएंगे पीछे। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग अगले वीडियो में जो है वह करेंगे, और वह वीडियो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया है। मैंने पहले वाले वीडियो में बतलाया कि इतिहास यहाँ से 40, इस बार 42 भी पूछ दिया था साथियों, और यहाँ से 30 और यहाँ से 20, इस बार 30 पूछ दिया गया था, लेकिन मैं 40, 30 और 20 ही लेकर के चल रहा हूं, और टोटल जो है 90। अब देखिए, 3 विषय की तैयारी हम लोग करते हैं तो वहां से कितना क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन हम लोगों को यह 90 मिला। लाना कितना है, 105। मतलब
15 और इसमें जुड़ जाएगा, 105 जो है वह हो जाएगा। विषय कितने बच रहे हैं अभी? तो हम लोगों का भूगोल बच रहा है, अर्थव्यवस्था बच रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान बच रहा है, मैथ बच रहा है, बिहार और विविध बच रहा है। और वहां से 60 क्वेश्चन में से हम लोगों को 15 लाना है। नेगेटिव नहीं है, रंग भी दीजिएगा तो 60 क्वेश्चन में से 15 तो सही हो ही जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं। इसी को आधार बना करके, इसी तरह से चयनात्मक अध्ययन करके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कभी उनका पीटी रुकता ही नहीं है और वह हर बार मेंस लिखते हैं। बहुत सारे लोग अंतिम रूप से चयनित भी हो गए। तो इसको आधार बनाइए। अब मैं इतिहास को यहाँ अगर ले लूं, पहले इतिहास की चर्चा हम लोग करें तो इतिहास में साथियों, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक। आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों से प्रश्न जो है वह पूछा जाता है और इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों खंड से, बिहार से संबंधित बिहार का इतिहास, इससे भी प्रश्न इसमें जोड़ दिया जाता है। और आधुनिक बिहार का जो इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है वह काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्तर पर उसको उठाया जाता है और सभी पुस्तकों में वह तथ्य जो है, वह कहानी जो है वह नहीं मिल पाता है। इसीलिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के साथ साथ बिहार का इतिहास भी हम लोगों को पढ़ना है। अगर यहाँ पर यह सही हो जाता है, 40 में से 35 आप निश्चित रूप से क्रॉस कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और रिजल्ट में अपना रोल नंबर जो है वह अंकित करा सकते हैं। अब देखिए पहले क्या था, तो यह प्राचीन और मध्यकालीन, यह प्राचीन और मध्यकालीन से 20 क्वेश्चन पूछा जाता था और आधुनिक से अकेले 20 क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन 2 बार से यह देखा जा रहा है कि अब आधुनिक भारत के इतिहास से, यहां से आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें बिहार भी शामिल है, आधुनिक भारत के इतिहास से अब क्वेश्चन की संख्या जो है वह अधिक हो गया है। लगभग 25 से 26 क्वेश्चन यहां से पूछ दिया जा रहा है, 27 तक पूछा गया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर इतिहास में 40 क्वेश्चन पूछ रहा है और यह 3 खंड से, एक बिहार को मिला देंगे तो 4 खंड से पूछा जा रहा है, और जिसमें आधुनिक भारत से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आधुनिक भारत की तैयारी हम लोगों को सबसे अच्छी होनी चाहिए कि यहां से जो 26-27 क्वेश्चन निकल करके सामने आ रहा है वह हम लोगों का गलत नहीं हो, वह हम लोग हर हालत में सही कर दें। प्राचीन भारत और मध्यकालीन, प्राचीन भारत में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अधिकांश बिहार से जुड़े हुए हैं साथियों। अगर इसको अलग अलग हम करें, यहाँ पर यह प्राचीन को लेकर के आए, इसको यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास, तो अगर आपका इतिहास विषय होगा तो आपको पता होगा कि
16 महाजनपद में से मगध महाजनपद जो था वह साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक एक करके अन्य महाजनपद को जीत लेता है और प्राचीन भारत का लगभग 65 से 70% भाग जो है उसी मगध के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब प्राचीन भारत में अगर हम लोग पढ़ें तो 16 महाजनपद की बात आ जाएगी। मगध का उदय जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है। आगे बढ़ते हैं तो गुप्त वंश का नाम आ जाता है। इन लोगों के बारे में वहां जानकारी प्राप्त करना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। और दक्षिण भारत के भी जो राज्य थे वह किसी न किसी रूप से मगध से जुड़े हुए थे। इसीलिए बिहार का इतिहास प्राचीन में अगर देखा जाए तो अधिकांश इसी में आकर के सिमट जाता है। तो अगर प्राचीन भारत के इतिहास की तैयारी करते हैं तो अधिकांश बिहार के इतिहास का तथ्य जो है इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपको समय बचेगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मध्यकाल में बिहार में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाया था जितना प्राचीन काल में और आधुनिक काल में निभाया था। फिर भी मध्यकाल में भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत और मुगल काल के अंतर्गत बंगाल और बिहार पर अभियान किया गया था और कुछ संक्षिप्त बात निकल करके सामने आ जाता है। यहां तक कि तुगलक वंश के समय में बिहार शरीफ ही राजधानी जो है, राजधानी के रूप में जो है वह स्थापित था। तो मध्यकाल संक्षिप्त बिहार की बात वहां पढ़ना है, लेकिन मध्यकाल हम लोगों को व्यापक रूप में अध्ययन करना है। अब आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा हम लोग करें तो सबसे ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जो है, यहां अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व का काल, राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व। दूसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन का काल, तो आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व का काल और राष्ट्रीय आंदोलन का काल, यहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन, अब इस राष्ट्रीय आंदोलन में भी ज्यादा से क्वेश्चन कहां से उठाया जाता है? तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे नरमपंथी, काल, 1885 से 1905। दूसरा है गरमपंथी, उन्नीस सौ 5 से 1918। किसी किसी बुक में 19 भी दिया है, तो 18-19 में गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो जाते हैं। तीसरा काल गांधी युग,
या 1950। क्योंकि गांधी जी की हत्या 1948 में होती है, लेकिन कहीं कहीं 1950 तक बुक में लिखा गया है, दोनों सही है। तो देखिए, नरमपंथी काल, जिसको उदारवादी काल के नाम से भी जाना गया है, यहां से कम प्रश्न पूछा जाता है। फिर गर्मपंथी काल आता है, जिसको उग्रवादी काल कहा गया है। लाल, बाल और पाल ने इसका नेतृत्व किया था और उसके बाद गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर का 3 आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इन्हीं के नेतृत्व में देश को आजादी मिला। अन्य महान नेताओं ने गांधी जी का या राष्ट्रीय आंदोलन का साथ दिया था। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का, इस काल का नाम जो है गांधी युग रख दिया गया, जो 1919 से शुरू होता है। इसलिए शुरू होता है कि हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, जो अंग्रेज सरकार की यह बहुत अधिक बर्बरतापूर्ण कार्य था, उसी के विरोध में गांधी जी नाराज हो गए और 1919 में सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और यहीं से गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। 1948 में हत्या होती है तो गांधी युग यहाँ समाप्त हो जाता है आकर के। लेकिन साथियों, हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू हुआ था और भारत इसी समय प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए 1950 तक हम लोगों को चलना है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी युग से पूछा जाता है। तो इस पर हम लोगों को इन 3 भागों में जो बातें हैं, तो यहाँ हम लोगों को साथियों ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे तो वहां पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में अगर आप गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ लेते हैं तो वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको निकल करके सामने आ जाता है। क्रमानुसार उनके बारे में पढ़ लेना है। जैसे लॉर्ड क्लाइव से शुरू होता है और सी राजगोपालाचारी के पास आकर के समाप्त हो जाता है। मतलब गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की कहानी 1757 से शुरू होगा और यह 1950 तक हम लोगों को पढ़ना है। तो एक सीरियली क्रम बन जाएगा और उस क्रम से भी बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों को इतिहास की तैयारी जो है वह करना है। अब इतिहास में 40 क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से तैयार हो जाएगा। तब हम लोग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है समसामयिक घटना, करेंट अफेयर्स, तो इसके बारे में हम लोग तैयारी करेंगे। और यह तो आसान है, लेकिन इस समय जो वर्तमान में बीपीएससी की परीक्षा ली जा रही है उसमें करेंट अफेयर्स बहुत ही कठिन करके डाल दिया जा रहा है और इसमें आंकड़ा से संबंधित प्रश्न जो है वह ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो अब हम लोग समसामयिक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। करेंट अफेयर्स यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समसामयिक घटना, अब इसमें बिहार, साथियों पहले बिहार से करेंट अफेयर से प्रश्न नहीं के बराबर पूछा जाता था, लेकिन अब बिहार में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है
और अपार संभावनाएं खुल गई है विकास की। तो प्रश्न करेंट अफेयर्स में भी बिहार के बहुत सारे डाल दिए जा रहे हैं, तो उस पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा। बताया जाएगा क्लास में बिहार के बारे में भी, करेंट अफेयर्स जिनके माध्यम से आपके सामने लाया जाएगा उसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी बताया जाएगा। देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं या क्लास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक समाचार पत्र जो है निश्चित रूप से पढ़ना है। एक साप्ताहिक, एक मासिक पत्रिका भी आपको लेना है और देश दुनिया के खबर में अपने आप को ढालना है। आप समाचार पत्र पढ़िए, चाहे आप YouTube पर देख रहे हैं अनअकैडमी चैनल के माध्यम से, तो उसको नोट भी कीजिए। यह नहीं कि सुन लिया और हो गया। सुनी सुनाई बात जो है वह कुछ दिनों के बाद आदमी भूलने लगता है, तो आप उसको नोट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया जाता है कुछ, मतलब उदाहरण मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। महत्वपूर्ण बैठक, जैसे मान लीजिए G20 का, तो यहाँ अधिवेशन लिख सकते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण जो अधिवेशन होता है, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, वर्तमान समय में नियुक्ति की जाती है, तो उस व्यक्ति के बारे में भी, उस पद के बारे में भी पूछ लिया जाता है। विज्ञान एवं तकनीक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित बात, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, उनके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्षति या व्यक्ति निधन करके, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय में ही फिल्मी दुनिया के 2 दिग्गज अभिनेताओं की मृत्यु हो गई, तो उस तरह के और भी कोई पर्सन है, तो वहां से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। भारत की सरकार रक्षा अनुसंधान के क्रम में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्रम में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करती है, तो वहां से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। इसके साथ साथ खेल, पुरस्कार, खेल से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पुरस्कार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोई चर्चित पुस्तक आ जाता है या कोई विवादित पुस्तक आ जाता है, उस पर भी हम लोगों को नजर जो है वह रखना है और वहां से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। तो देखिए, यह एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। बिहार में अगर किसी भी प्रकार का निवेश हो रहा है किसी कंपनी के द्वारा, या बिहार में बिहार की सरकार कोई नई योजना ला रही है, उसके बारे में पूछा जाएगा। उस योजना की शुरुआत किस स्थान से किया जा रहा है, उस पर भी हम लोगों को पैनी नजर रखना है। उस योजना के उद्घाटन कर्ता कौन है, वह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से, बिहार की बजट से, बिहार की आर्थिक समीक्षा से भी प्रश्न जो है वह पूछ दिया जा रहा है।
तो आपको ध्यान रखना होगा। अलग से जो परीक्षा लिया गया है दिव्यांग जनों का, उसमें आर्थिक समीक्षा से ही बिहार के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वह डाल दिया गया था। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो लेकर के आप देखिएगा। अलग से परीक्षा हुआ था केवल दिव्यांग जनों के लिए, तो उसमें अर्थव्यवस्था के स्थान पर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन जो है डाला गया था, बिल्कुल ही करंट करके। तो उस तरह से भी हम लोगों को यहाँ पर तैयारी करना है और कराया जाएगा। समसामयिक घटना में भी आप बिल्कुल अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन यह बदलते रहता है। एक बार आप तैयारी कर लिए, परीक्षा में पास कर गए, तो जरूरी नहीं है कि 2019 और 20 का आगे भी पूछेगा, लेकिन यह इतिहास हमेशा के लिए यह आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको तैयार करके परीक्षा देना है, और फिर जब यह पुराना हो जाए, समसामयिक घटना इसको हम लोग कहते हैं, जब यह पुराने घटना में परिवर्तित हो जाए, जैसे मान लीजिए 2019 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, 2020 में आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो वह पूछा जा सकता है। फिर 2021 आएगा और 2020 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, तब हम लोगों को अब 2020 वाला याद रखना है। इस तरह से करके इस खंड में समसामयिक घटना करेंट अफेयर्स में हम लोग तैयारी करके अच्छा अंक जो है वह हासिल कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है आप देख सकते हैं, जैसे जो यहाँ का महत्वपूर्ण पद है, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, वित्त सचिव, आर्थिक सलाहकार, किसी राज्य के राज्यपाल, चुनाव अगर हो गया है तो किसी राज्य के नए मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आसान होता है वो, अगर आपको याद है तो वह आसान है, अगर नहीं याद है तो आसान क्वेश्चन ही कठिन बन जाता है। तो हम लोगों को उन सभी चीजों पर भी ध्यान रखना है। तो 40 यहाँ से हो जाएगा, 30 यहाँ से। अब थोड़ा सा हम लोग समान विज्ञान के बारे में भी बात कर लें कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न वहां से पूछा जाता है और किस तरह से वहां पर तैयारी किया जाए कि 90 जो है यहाँ हम लोगों का है, इस आंकड़ा को हम लोग छू लें, बाकी बच जाएगा 15 हुआ तो हम लोगों का आएगा ही। इसलिए आएगा कि 10 से 12 तो पॉलिटी ही पूछा जाता है, और पॉलिटी तो सबसे आसान माना जाता है। विज्ञान की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। समान विज्ञान मैंने लिखा है यहाँ पर, और समान विज्ञान हमेशा 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगर 30 पूछ दिया और इस विषय की आप तैयारी अच्छा से कर लेते तो आपके लिए और अच्छा हो गया ना। तो 40, 30, 70, 80, 100 तो यही हो गया। इसी से आप परीक्षा में पास कर जाएंगे। नजरअंदाज नहीं करना है और ध्यान देना है। बायो से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, फिजिक्स से पूछा जाता है। तीनों विषय से मिला करके 20 क्वेश्चन हो सकता है कि फिर 30 पूछा है तो 30 भी पूछा जा सकता है। और यहाँ का क्वेश्चन जो है समान विज्ञान का, तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं तैयारी करते हैं वह तो बना ही देते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान दे दिया जाए तो आप भी 20 क्वेश्चन पूछता है तो निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, 16 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। अगर अच्छा हुआ तो 18-19 तक आप बना सकते हैं, क्योंकि
सामान्य विज्ञान इसका नाम दिया गया। बहुत कठिन, जैसे मान लीजिए कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। कठिन क्वेश्चन, सामान्य स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों की यहाँ पर जांच जो है वह होती है। तो यहाँ पर देखा गया है अधिकांश बार, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा बायो से ही पूछा जाएगा, लेकिन अधिकांश बार जो है वह बायो से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया जाता है। केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है, बायो का बहुत बड़ा है, दूसरे स्थान पर फिजिक्स है और तीसरे स्थान पर केमिस्ट्री। तो जीव विज्ञान पर आपको ज्यादा मेहनत करना है। इस बार जो परीक्षा हुआ 65, उसमें मात्रक या इकाई से ही 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। मतलब 1-2 पेज अगर आप पढ़ें किसी भी बुक का, तो 7 से 8 क्वेश्चन आप बना करके वहां से आ सकते थे। तो बायो पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद फिजिक्स की बात आती है, दूसरे स्थान पर चुकी है, तो उसको भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। और उसमें उदाहरण जो होता है आप पढ़ेंगे तो उसमें उदाहरण दे करके जो समझाया जाता है, चाहे गति विषयक नियम हो, चाहे ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन हो, ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन हो, या अन्य जो पढ़ाएंगे वो आपको बतलाएंगे, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन जो है वह पूछ दिया जाता है। तो वहां पर आपको पकड़ बनाने की जरूरत है और यह आपको बताया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद केमिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो सिलेबस छोटा है, विषय भले कठिन है लेकिन सिलेबस छोटा है, तो कम संख्या में यहाँ प्रश्न जो है उससे पूछा जाता है। हालांकि इस बार 30 किया गया तो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन की संख्या जो है वह बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग आधार बना करके समान विज्ञान की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अन्य विषय में जो 60 क्वेश्चन हम लोगों के बचते हैं, वहां से हम लोगों को 15 लाना है। मान लीजिए कि यह 90 है, तो जरूरी नहीं है 90 में 90 सही हो जाएगा। यह 90 है तो जरूरी थोड़े है कि 90 का 90 सही हो जाएगा। मैं इसको 75 मान के चल रहा हूं, तो 75 यहाँ सही है, तो इधर से 25 या 30 आपको लाना है। कुल 70%, लेकिन यहाँ पर आपको 85% होता है। 60 में से 30 या 60 में से 25 आप ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बन रहा है। आप देखिए, जिसमें इस 25 में से 10 भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो है वह पूछ लिया जाता है। तो आसान है, इसी को आधार बना करके तैयारी करना है। भूगोल की जो मैं बात करता हूं, तो भूगोल में बिहार से संबंधित क्वेश्चन डाला जाता है। 20 पूछेगा तो 10 बिहार से रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। और उसमें 1, 2 या 3 तक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान है, अगर नदी से क्वेश्चन पूछता है बिहार में तो वह तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगा और पढ़ाया जाएगा बिहार से संबंधित बात भी, क्योंकि इतिहास में बिहार जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी में आप बिहार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में भी अब बिहार पर ध्यान दिया जा रहा है और करेंट अफेयर्स में भी बिहार से क्वेश्चन आ रहा है। तो बिहार के बारे में सभी चीज हम लोगों को जानकारी में रहना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा इतिहास। इसीलिए साथियों, मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा। ये तो प्रारंभिक 2 वीडियो आपको दिया जा रहा है कि आपको आइडिया मिले। जो लोग जानते हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको भी इससे लाभ ही मिलेगा। और
चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे, मुझे इतिहास पढ़ाना है शुरू में, तो बिहार का इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। जो तीसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष आएगा वह बिहार के इतिहास से संबंधित वीडियो होगा, और आप उस वीडियो को जब देखेंगे खुद जज करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि अब मेरा दही जो है वह खट्टा है। तो आप खुद जज करेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों खंड में से कोई भी शुरू हो सकता है। तब आपको लगेगा कि नहीं, सचमुच में इतिहास का प्रत्येक बात जो है वह समझ में आ रहा है, और एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ जो बतलाया जा रहा है, और परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह देखा हुआ वीडियो वहां याद आएगा, और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन निश्चित रूप से बना करके आएंगे, और उस समय आप विवश होकर के कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे साथियों। और आपको करना भी चाहिए। जब आप सफल होते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है और आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा उस संस्थान को होता है, और व्यक्ति विशेष में जो जो शिक्षक, जो जो टीचर अपना अपना विषय पढ़ाए हुए हैं, और वहां से प्रश्न अगर निकल करके सामने आता है तो उन टीचरों को भी बहुत अधिक खुशी होती है। जैसे लगता है कि अरे यार, ये तो अपना रिजल्ट हो गया, मैंने यह पढ़ाया और वह क्वेश्चन पूछ दिया। कहीं कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछता है तो आपको तो दुख होता ही है, आपको तो झल्लाहट भी होती होगी कि विषय पढ़ाया गया और उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यह नहीं सोचिए कि उस टीचर को दुख नहीं होता है। मान लीजिए मुआवजा पढ़ाया गया, 3 क्वेश्चन मुआवजा से पूछा, जिसमें एक आप नहीं जान पाए, नहीं बताया जा सका, किसी भी कारण बस याद रहे, चाहे अन्य कारण हो सकता है, और आप 2 सही करके आए, 1 नहीं करके आए, तो आपको जितना दुख होता है उससे ज्यादा दुख जो है बताने वाले का होता है कि काश यह मैं बता दिया होता, उस समय हमें याद आ गया होता, या जो भी कारण रहा हो, तो वह 1 नंबर उनका जुड़ जाता। तो इस रूप में चलना है, क्योंकि हम यहाँ वीडियो बना करके डालेंगे, या हम लोगों की टीम आप लोगों को लेकर के साथ में चलेगी, तो उसको आप देख करके उसका अनुसरण जब तक नहीं करेंगे, उसका पालन जब तक नहीं करेंगे, तब तक सफलता कैसे मिलेगी। हम यहां आपको बता देंगे इतिहास के बारे में, पॉलिटी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, साइंस के बारे में, अन्य विषय के बारे में, लेकिन जा करके आप ही को आंसर जो है वहां करना है। मुख्य परीक्षा में जा करके आप ही को लिखना है, क्वेश्चन के स्वरूप को देखकर। इंटरव्यू में आप ही को शामिल होना है, शिक्षक तो वहां जाएगा नहीं। इसीलिए दिशा हम लोग देंगे, आइडिया हम लोग देंगे, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है सफलता का बहुत कठिन परिश्रम के बाद, तो वह मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और यकीन मानिए कि उसको अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आप शामिल होंगे। तो साथियों, यही दूसरा जो है हम लोगों का वीडियो रहा। यह मैंने यहाँ छोटा छोटा लिखा है इसलिए कि ये तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और केवल समझने के लिए मैंने यहाँ छोटा छोटा लिख दिया है। निश्चित रूप से आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, और यह स्थान मैंने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ मैं आप लोगों को इस तरह से बता सकूं, और आप पूर्ण रूप से इसको समझ लें एक एक करके,
कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए कि क्या इसमें कमी रहा और क्या आप और जानना चाहते हैं। मैं उसमें सुधार करूंगा और मैं जितना जानता हूं उतना देने का आप लोगों का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और बिहार का इतिहास जो है अब शुरू होगा, मिस नहीं करना है। अब चैप्टर जो है वह शुरू होगा और आप वीडियो को देखिए। बिहार का इतिहास कहते हैं लोग कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है, लेकिन आप देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको वीडियो देखने के साथ ही दिमाग में आ जाएगा। समझ जो है आपकी विकसित होगी, हर पॉइंट आपको याद हो जाएगा। इस 1 घंटे के वीडियो में ही आपको याद करा दिया जाएगा और वह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं किस तरह से आप लोगों को बतलाऊं विषय पर। इतिहास हो चाहे बिहार का इतिहास, कि किस तरह से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि आप यहां देखें और अगले रोज जो वीडियो आए तो पिछला वीडियो की सारी बातें आपको याद हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरा वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।